नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4 PM में आपका स्वागत है। मेरे साथ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं राजीव रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, ये जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि अमित शाह जी महाराष्ट्र में दौरा क्यों कर रहे हैं और 3 दिन के दौरे में वो आखिरकार क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या वो संघ को संदेश देना चाहते हैं या फिर वो संदेश बिहार तक गया है, ऑपरेशन सिंदूर की वहां पर जाकर बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। क्या खिचड़ी क्या पक रही है भारतीय जनता पार्टी में। आपको मैं ऑफिशियल कारण बताऊं अमित शाह जी के महाराष्ट्र और नागपुर आने का कि अनऑफिशियल बताऊं। नहीं, जो ऑफिशियल देखिए अंदर खाने जो खिचड़ी पक रही है वो जानने में दिलचस्पी है सर। जी। तो अंदर खाने खिचड़ी ये है, देखिए दो तीन चीजें हैं। पहली तो ये कि महानगर पालिकाओं के चुनाव जो हैं वो पिछले 3 साल से 2.5-3 साल से लंबित है महाराष्ट्र में। जितनी भी यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन हो, चाहे मुंबई की हो, चाहे हमारे नागपुर की हो, पुणे की हो, नासिक की हो, औरंगाबाद की हो, मतलब ये सारी की सारी जगहों पे किसी भी तरीके से जनता द्वारा निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं है, क्योंकि चुनाव ही नहीं हुआ। तो इस मामले इस बारे में कोर्ट में जो है केस गया था और कोर्ट से इंस्ट्रक्शन आया है कि आप 3 महीने के अंदर में चुनाव कराइए, 3 से 4 महीने के अंदर में आप चुनाव कराइए। तो ये एक आए थे नागपुर में, कल रात में आए थे अमित शाह जी। ये आरएसएस के ऑफिस नहीं गए, यहाँ पे एक होटल में वो ठहरे थे, 5 स्टार होटल में। और ऑफिशियली उनका कार्यक्रम ये था कि वो कैंसर एक क्या इंस्टीट्यूट है उसके मतलब वहां पे एक हॉस्टल टाइप बनाया जा रहा है, तो उसके शिलान्यास उसके भूमि पूजन के लिए आए थे। और एक और जगह यहीं पे पास में है, कामठी के पास में, वहां पे भी किसी फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी आ रही है नागपुर में, उसके भूमि पूजन के लिए आए। तो ये ऑफिशियल 2 रीजन थे, पर मेन जो था पहला ये कि कार्यकर्ताओं के अंदर में एनएमसी को इलेक्शन, यानी जो महानगर पालिका के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शंस और उनके अंदर में जान फूंकने के लिए आए थे कि आपको काम में लग जाए। दूसरा ये था कि आप ये समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर जो अभी लेटेस्ट में हुआ है उसको लेके आरएसएस के जमीनी कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है। ये जान के आपको बहुत आश्चर्य होगा, परंतु जमीनी कार्यकर्ता जो हैं भाजपा के और आरएसएस के, इनमें बहुत आक्रोश है कि आपने बातें तो बड़ी बड़ी की कि हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे। अब ये जितने भी मीडिया वाले हैं जो बीजेपी के आवाज बन के बात करते हैं, आप देखिए मीडिया चैनल्स पे क्या चल रहा था। इसी तरीके की अनर्गल बातें चल रही थी कि हम 4 टुकड़े कर देंगे, बलूचिस्तान बना देंगे, ये बना देंगे। तो आपने प्रॉमिसेस तो बहुत हाई किए, आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, और खोदा पहाड़ निकली चुईया। जब बात हुई एक्शन लेने की तो आपने 2 मस्जिद और 4 बिल्डिंग गिराया और आपने बोला कि वाह वाह, देखो हमने जो है पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। तो ये जो है, ये जो ठोकनाड़ी है, ये जो ढकोसलेबाजी है, ये नीचे के कार्यकर्ता जो है वो पचा नहीं पा रहे, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। और बहुत बड़ा डाइकोटॉमी है ये। ऊपर में ऐसा इन लोगों को लग रहा कि हमने बहुत सक्सेसफुल मिशन अकम्प्लिश कर लिया है, मिशन इम्पॉसिबल को हमने पॉसिबल कर दिया है। वहीं जमीन के जो कार्यकर्ता हैं, जो अपने यार दोस्तों के बीच में बैठ रहे हैं, उनको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि लोग अब उनसे पूछ रहे हैं कि भाई इंदिरा गांधी ने तो 2 टुकड़े कर दिए थे, आपने क्या किया? 2 बिल्डिंगें गिराई, 2 मस्जिद गिराई, और आपने बातें इतनी बड़ी बड़ी की थी। तो ये जो अंदर से अब है, तो ये होम मिनिस्टर, तो इनको गुप्त सूचनाएं, जानकारी तो जरूर मिले। जब मैं इस चीज को जान रहा हूं, जब मैं इन चीजों को सुन रहा हूं, तो आवश्यक बात है कि इनके इंटेलिजेंस सोर्सेज ने ये चीज ऊपर फीड की हो कि भाई जमीनी लेवल पे जो कार्यकर्ता है, जो आपके सपोर्टर्स हैं, वो बहुत ज्यादा आपसे नाराज है। कि 2 चीजों से नाराज है। पहली बात तो अमित शाह गृह मंत्री थे, तो गृह मंत्री होते हुए यदि 200 किलोमीटर अंदर घुस के आतंकवादी आपके 26 लोगों को मार देते हैं, 26 हिंदुओं की शहादत होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या अमित शाह इसकी जिम्मेदारी लेंगे ऐसे गृह मंत्री? या 6 लाख की आर्मी होने के बावजूद भी इन टेररिस्टों को ट्रैप नहीं किया गया, इसकी नाकामयाबी की जिम्मेदारी क्या हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेंगे? या फिर इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ तो क्या अजीत डोभाल जी लेंगे? ये तीनों बैठ के तय कर ले कि इसमें से जिम्मेदारी लेगा कौन, और फैसला कर ले कि इस्तीफा कौन देगा।
तो ये जब नीचे जमीन के कार्यकर्ता बात कर रहे हैं कि भाई ना तो आप जिम्मेदारी ले रहे हो, ना आपने प्रॉपर एक्शन किया, तो फिर किस बात का जो है आप इतना ज्यादा गुणगान कर रहे हो, रोज टीवी चैनल्स में आके बात कर रहे हो। तो ये और राजीव जी बड़ी बड़ी हास्यास्पद बात है कि अमित शाह जी भी क्योंकि महाराष्ट्र में ही है, वहां वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि माताओं बहनों के माथे का सिंदूर सस्ता नहीं है। तो फिर सस्ती राजनीति क्यों हो रही है इस पर, ये नहीं समझ में आ रहा। मैं वही बता रहा हूं कि ये जो है ना कि एंटीसेप्टिक लगाने का, ये बाम लगाने का जो है काम कर रहे हैं, पर ये बाम झंडू बाम साबित हो गया। इनकी बातें जो है ये झंडू टाइप, मतलब ये जो हमारे नागपुर की भाषा में बोलते हैं कि गलत सलत बातें करना, वो मतलब इसको झंडू बोलते हैं। तो वो गलत सलत टाइप जो बातें जो की जा रही हैं कि आपने बढ़ा चढ़ा के जो है बातें की हैं, और उसका जो है वो जमीनी लेवल पे जो है हमको किसी भी तरीके का वैसा दिख नहीं रहा है। पाकिस्तान ने तो अपने जनरल आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। हमने फील्ड मार्शल साहब मानेकशॉ को तब बनाया था जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। तो अब पाकिस्तान जो कि एक बैंकरप्ट कंट्री है, जिसको IMF से लोन मिला है, उस पाकिस्तान ने भारत को रोक दिया। यही वो उसको अपनी बहुत बड़ी जो है जीत मान रहे हैं। RSS के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता ये पूछना चाह रहे हैं कि अनकंडीशनल सीज फायर आपने क्यों किया? आपने क्यों अनकंडीशनल सीज फायर किया? ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी? जब आप जीत रहे थे तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने बीच में युद्ध में जो है सीज फायर की घोषणा कर दी? और सीज फायर की घोषणा करने के बाद में आप बोल रहे हो कि हमने बहुत बड़ा सक्सेस अचीव किया है। ये तो डिमोनेटाइजेशन के बाद भी बोला गया था कि हमने टेररिस्टों के जो है सारे मंसूबे नाकामयाब कर दिए डिमोनेटाइजेशन करके। आतंकवाद तो उसके बाद भी जारी रहा। तो इस बात का क्या गारंटी है कि आपने जो 2 मस्जिदें गिराई हैं और 4 बिल्डिंग गिराई है, उसके बाद आतंकवाद भारत में खत्म हो जाएगा? ये मौका था जब RSS, जब पूरी भाजपा के कार्यकर्ता, जब पूरा भारत देश, भारत के लोग इस पार्टी के पीछे खड़े हो गए थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पीछे खड़े थे कि आप एक्शन लीजिए। और ऐसे लेवल पे इन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से लोगों की अपेक्षाओं पे ये खरे नहीं उतरे हैं। बहुत ही बुरी नाकामयाबी हुई है, और उसी चीज को शायद जो है किसी तरीके से कम करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए अमित शाह जी ने टूर बनाया। 3 दिन है वो महाराष्ट्र में। जी अच्छा राजीव जी, बड़ी हास्यास्पद बात एक ये भी है कि आपने क्योंकि कार्यकर्ताओं का जिक्र किया संघ के, भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ पर जो गोदी मीडिया है वो भी मुंह छुपाते हुए घूम रहा है, क्योंकि ये लोग स्क्रीन पर क्या क्या दिखाया करते थे और अब लड़ाई कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस के जो पैनलिस्ट आ रहे हैं उनके सामने जाकर खड़े होकर अपनी कुर्सी से, और इस तरह से उनको एक तरह से लग रहा है धमकाने के लिए गए थे, पता नहीं क्या करने गए थे। हम सभी ने वो वीडियो देखी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस तरह की कंडीशन हो गई है गोदी मीडिया की। और जो बड़ी बड़ी खबरें दिखाते थे कि इस्लामाबाद पे बिल्कुल कब्जा हो गया है, वो अब ये कर रहे हैं। तो मुंह छिपाते तो मीडिया वाले भी घूम रहे हैं इस पूरे मामले पर, कहें क्या? नहीं, आप इनको मीडिया मत बोलिए, मीडिया बोल के इनका पूरी मीडिया जगत का अपमान मत कीजिए। ये मीडिया है ही नहीं, ये मीडिया है ही नहीं। ये जो है ये लोग सरकार का ही पार्ट है, ये सरकार है। ये जिनको हम मीडिया बोलते हैं, ये अर्णब गोस्वामी, ये तो प्रिविलेज चाइल्ड है, ये तो प्रिविलेज चाइल्ड है हमेशा से। ये जहां दम वहां हम वाली नीति इसने रखी है। 11 साल से मलाई खा रहा है ये सत्ता के साथ में रह के। तो ये मीडिया का है, मीडिया का काम तो सत्ता की आंखों में आके डाल के सवाल पूछना है। ये तो प्रिविलेज चाइल्ड है, ये लुटियंस दिल्ली गैंग का मेंबर है। ये लुटियंस दिल्ली को गाली मारते हैं, खुद उस गैंग का मेंबर है ये अर्णब गोस्वामी। ये प्रिविलेज लोग, पावरफुल लोगों का पार्ट है। और आप जिन मोहतरमा की बात कर रहे हैं, आपने शिष्टाचार का सबूत देते हुए उनका नाम नहीं लिया, पर ये रूबिका लियाकत जी की आप भाषा देखिए। ये खड़े होके कैसे कांग्रेस की प्रवक्ता के सामने बोल रहे थे कि आप डरिए मत, डरिए मत। अरे डरे तो आप हो, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। आप अटैक कर रहे हो, आप जाके वहां खड़े हो क्या बोलना चाह रहे हो? बैठ के वो चीज नहीं बोल सकते हो जो आप खड़े होकर बोलना चाह रहे हो। उस व्यक्ति ने वही बात पूछी जो कांग्रेस का प्रवक्ता था, मेरे को नाम ध्यान में नहीं है, पर उन्होंने यही बात पूछी थी कि भाई इस्तीफा कौन देगा? 26 भारतीयों की शहादत हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राजनाथ सिंह लेंगे कि अमित शाह लेंगे कि अजित डोभाल लेंगे या नरेंद्र मोदी जी लेंगे? ये बैठ के फैसला कर लेंगे चारों लोग कि हम में से किस गलती हुई है, कहाँ चूक हुई है और इस्तीफा दें।
ये तो बात ही कोई नहीं है कि इतने सारे लोग मारे जाते हैं और इस देश में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये क्या मजाक चल रहा है क्या? ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अंदर में अकाउंटेबिलिटी होती है। वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी? जवाबदेही कहाँ है? तो ये जो आप मीडिया की बात कर रहे हो, ये मीडिया नहीं है, ये गवर्नमेंट का ही अंग है, गवर्नमेंट का ही पार्ट है। और देखिए, इन एंकर लोगों का नाम लेके तो कोई मतलब नहीं है, रूबिका लियाकत हो या कोई भी हो। मीडिया के जो मालिक हैं ये बिक गए हैं। अरुण पुरी जी से पूछना चाहिए कि आपका पत्रकारिता तभी आरंभ होता है जब कांग्रेस सत्ता में आती है। भाजपा के टाइम में कहां आप आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछ रहे हो? अर्नब गोस्वामी को पूछना चाहिए कि चंद सिक्कों के टुकड़ों के कारण तुम इतने गिर गए हो कि कांग्रेस का तुम मुख्यालय टर्की में, तुम कांग्रेस का एक ऑफिस टर्की में बता रहे हो और फिर उसके बाद में अपने प्रोडक्शन को जूनियर प्रोड्यूसर के ऊपर में डाल दे रहे हो। आपने स्टेटमेंट दिया है, आपने अपना प्रोग्राम एंकर करते वक्त बोला है कि कांग्रेस का जो है तुर्की में एक कार्यालय क्या कर रहा है। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी आपके अंदर कर्टेसी नहीं है कि आप जिम्मेदारी लो कि हाँ मैंने गलत बोला। आपने अपने प्रोड्यूसर के ऊपर भी डाल दिया, वो भी तो जूनियर प्रोड्यूसर के ऊपर भी। तो ये जो मीडिया के जो मालिक है, हिमांशु जी बात को समझिए, मीडिया के मालिक जो है वो बिक गए और जो जिनके पास में अपनी मीडिया थी, और नहीं तो सारे के सारे कॉर्पोरेट जो है वो मीडिया को आज की डेट में ओन कर रहे हैं। जो आज तक ग्रुप है, आज तक में 38% स्टेक जो है वो बिरला जी का है। आपको मालूम है अदानी जी एनडीटीवी को चलाते हैं। आपको मालूम है अंबानी जी पूरा न्यूज 18 जो है, जहां रूबिका लियाकत जी अभी शायद काम कर रही है, उसके मालिक हैं। ऐसी इसी फोर्ब्स मैगजीन उन्हीं का है। मतलब तमाम तरीके की जो मीडिया, समीर जैन और विनीत जैन दोनों भाइयों में डिवीजन हो गया है। वैसे भी इनकी जो है नीति यही रही है, जहां दम वहां हम, जिसकी भी सरकार रहेगी उसके सुर में सुर मिला के बोलेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स जो ग्रुप है, पूरा हिंदुस्तान ग्रुप, इनके न्यूज़पेपर के अलावा अनेकों बहुत सारे धंधे हैं, तो वो धंधों को प्रोटेक्ट रखे कि न्यूज़पेपर चलाए ईमानदारी से। तो ये जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, ये सब के सब व्यापारी हो गए। ये न्यूज का जो है, इन्होंने न्यूज को बेचना चालू कर दिया है, न्यूज को कॉमोडिटी बना दिया है। जैसे साबुन की टिक्कियों को बेचा जाता है, उसी तरीके से न्यूज को कॉमोडिटाइज करके बेचा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सरहद पे भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े हुए थे, इस तरह से श्रेय लेने की कोशिश हो रही है और विपक्ष को कहीं दूर फेंक दिया गया है कि उनसे कोई मतलब ही नहीं है। जबकि विपक्ष की क्या भूमिका रही पूरे मतलब ये जो पूरा ऑपरेशन चला उसमें हर किसी ने साथ दिया, कहा कि प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक बुलाएं, संसद का आह्वान करें, वहां पर पूरे देश को बताएं। ठीक है, देश को नहीं बता सकते बहुत सारी चीजें, लेकिन कुछ तो बताई जा सकती हैं। देश क्या पूरे ऑपरेशन से अनजान रहेगा? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही मंच पर जाएंगे और ये बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे हुआ, हमने, हमारी सेना ने कितना पराक्रम दिखाया। कोई ऑफिशियली बात होगी कि नहीं होगी, लेकिन श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। अमित शाह जी मंच पर जाएंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे या फिर तमाम और नेता जाएंगे, अपनी बात कहेंगे और बात खत्म हो जाएगी। क्या सिर्फ इतना ही था ऑपरेशन सिंदूर? आपने एकदम बिल्कुल सही पकड़ा और बहुत ही संक्षेप में आपने पूरा सार बता दिया हिमांशु जी। यही था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी का जो है वो स्टंट नजर आया। यदि ये पब्लिसिटी का स्टंट नहीं रहता है तो आज पाकिस्तान को जो है नाको चने चबा दिए थे हमारी सेना ने। ये क्यों इन्होंने बीच में अनकंडीशनल सीज फायर किया? यदि अनकंडीशनल सीज फायर आप कर रहे हो तो इसकी जवाबदेही आपकी बनती है। आप इतने ज्यादा जो है विवश हो गए कि आपने सीज फायर कर दिया। ये क्या पूरे देश को क्या बच्चा समझ के रखा है इन लोगों ने? ये आई मीन ये सिंपल एक समझने वाली बात है हिमांशु जी कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में अब सवाल उठाने का काम वैकल्पिक मीडिया, आपके मेरे जैसे लोगों के ही ऊपर है जिम्मेदारी। क्योंकि जो मीडिया जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ये सरकारी प्रोपेगेंडा, सरकार की आवाज देने का ही काम कर रही है। इसके अंदर में जो भी व्यक्ति ये सवाल पूछ रहा है कि भाई 26 लोगों को मारा गया है, भारतीय लोगों को मारा गया है, कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन जवाबदेही लेगा और कौन इस्तीफा देगा, इस बात पे मीडिया के जो एंकर्स हैं वो ऐसा बिहेव करने लगते हैं जैसे भाजपा के वो प्रवक्ता हो, भाजपा के वो कार्यकर्ता हो। तो कहने का अर्थ ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में भाजपा का रोल तो हमें स्पष्ट नजर आ रहा है। अब ऑपोजिशन को क्या करना चाहिए? ऑपोजिशन को ये जो डिसकंटेंट है जो ऑपरेशन सिंदूर को लेके हुआ है, इस डिसकंटेंट को यूज करने की, इस एंगर को, इस फ्रस्ट्रेशन को यूज करने की जरूरत है। और इनको डिमांड कर, जब भी पार्लियामेंट का सेशन बैठेगा
इनको जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी के लिए किसी ना किसी के रेजिग्नेशन लेने की जो है वो मतलब पूरी तरीके से जो है इनको पूर्ण जोड़ रूप से आवाज उठाना चाहिए। और रेजिग्नेशन कौन देगा ये तो सरकार को तय करना है, पर बिना रेजिग्नेशन लिए हुए इस बात को समाप्त नहीं करना है, क्योंकि दो न्यूक्लियर केपेबल नेशंस को आपने वॉर के तर्ज पे लाके खड़ा कर दिया। इतना बड़ा त्रासदी हो सकता था। तो ये त्रासदी का जो मूल कारण है, उस मूल कारण की जवाबदेही कौन लेगा ये तय होना तो जरूरी है। ना ये 26 लोग मरते, ना ये दो वॉरिंग न्यूक्लियर केपेबल नेशंस वॉर की स्थिति में आते। तो जब आपने दो न्यूक्लियर केपेबल नेशंस को ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर पे लाके छोड़ा है, तो आपको तो जवाब देना पड़ेगा कि ये किस तरीके से 26 लोग मारे गए, कौन इसकी जवाबदेही लेगा। ये काम बनता है कांग्रेस का कि इस्तीफा ले। जी बिल्कुल राजीव जी, एक बड़ी दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक तो ये घटना हुई उस पर से ऊपर से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। वो हरियाणा के एक नेता है, वो ये बता रहे थे कि जो मतलब विधवा हो गई हमारी बहनें, उनकी गलती थी क्योंकि वो वीरांगना जैसी वहां पर पेश नहीं हुई। अब बंदूक लेकर कोई खड़ा हो जाएगा और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता सोच रहे हैं कि वो वीरांगना बनकर तलवार निकालकर उन सबका गला काट देंगी। ये कैसी मानसिकता है, ये कैसी सोच है? क्या इन लोगों के अंदर थोड़ी सी भी हमदर्दी नहीं बची है कि क्या बोल रहे हैं, किस बारे में बोल रहे हैं? और किसी का इस्तीफा नहीं, किसी से कोई जवाबदेही नहीं, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। इन लोगों का चारित्रिक ह्रास हो गया है, नैतिक अवमूल्यन हो गया है, मानसिक रूप से बैंकरप्ट हो गए, वैचारिक रूप से बैंकरप्ट हो गए। ये इनकी वैचारिक जो गिरती हुई जो थिंकिंग है, जो थॉट्स हैं, उसको ये इंगित करता है, उसको ये प्रदर्शित करता है। भाई आप ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको जरा एक बार इंडिया चाइना बॉर्डर पे भेज दिया जाए या इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे भेज दिया जाए। ये जो बातें कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, अपने घर में बैठ के इस तरीके से लोगों को नसीहत देना बहुत आसान काम है नेताओं के लिए। भाई खुद जाके आप करके बताओ, तब समझ में आएगा। ऐसी ही भाषा और ऐसी ही बातें नरेंद्र मोदी बोलते थे 2014 के पहले, ओबामा ओबामा ऐसे करके ये एक्टिंग करते थे मनमोहन सिंह का। अब जब खुद के ऊपर बारी आई तो 4 दिन में आपने सीजफायर कर दिया। और आपके खुद के कार्यकर्ता जब सवाल पूछ रहे हैं तो आप लोगों को फेस नहीं करना चाह रहे। आप कोई भी जनसभाओं में या कोई किसी भी तरीके से आप देखिए, इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, 11 साल में नहीं की। और ये जब दो वॉरिंग नेशन जो है, न्यूक्लियर केपेबल नेशन वॉर की इसमें आगे थे स्थिति में, तब भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो आप ये बताइए कि इतने ज्यादा डरपोक और डरे हुए सत्ता चलाने वाले लोग हैं कि ये जनता और पत्रकारों के सवालों को झेल ही नहीं सकते। मैं तो कहता हूं कि यदि इनके मन में सच्चाई रहती तो ये संजय शर्मा, राजीव रंजन सिंह जैसे कुछ पत्रकारों को बुला के और एक न्यूज कॉन्फ्रेंस कर लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बता देते कि भाई हम आपके हर तरीके के सवाल लेने के लिए तैयार हैं। ये जो अनर्गल बातें हो रही है, ये बातें इसीलिए हो रही है हिमांशु जी, क्योंकि इनको मालूम है कि पलट के वहां से जवाब कुछ जो है देने वाले जितने प्लेटफॉर्म्स है उन पे हमने कब्जा कर लिया। जब इंफॉर्मेशन वन वे हो जाए, जब एक ही तरफ से बातें बोली जाए और दूसरी तरफ से जो है कोई फायर रिटर्न ना हो, कोई बातें आए नहीं, तो आप अपने मर्जी जो मन माफी को आप बोलो। यही हो रहा है। मैं आज हिमांशु जी आपके दर्शकों को एक सच्चाई, एक बहुत मेरे साथ आप बीती बात जो है वो बताना चाहता हूँ। 2024 के इलेक्शन के पहले मुझे 2 टेलीविजन चैनल्स ने, जो प्रोड्यूसर जो अरेंज करते हैं, उन्होंने बोला कि आप हमारे डिस्कशन के लिए आइए, इवनिंग डिस्कशन जो प्राइम टाइम का। मैंने बोला कि भाई एक बार पूछ लो आप कि मुझे वाकई में बुलाना है कि नहीं बुलाना। 2 घंटे बाद उन लोगों के वापिस से फोन आया कि सर वी आर सॉरी, हम मेल भेजने के बाद भी कि हम आपको नहीं बुला सकते क्योंकि हमारे हायर एडिटर्स जो है उन्होंने मना कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टीवी में जो डिबेट्स आप लोग देखते हैं वो सारी रिग्ड डिबेट्स हैं। वो सारी की सारी डिबेट जो है वो रिग्ड है। वहां पे ऐसा एक भी व्यक्ति को नहीं बुलाया जाता है जो अपोजिशन की बातों को रख सके या जो जनता की बातों को रख सके। वहां जितने भी एक्सपर्ट, सो कॉल्ड एक्सपर्ट बैठाए जाते हैं वो सारे रिग्ड गेम के पार्ट है। वो सारे एक्सपर्ट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की वाहवाही करने के लिए बैठाए जाते हैं। तो ये मीडिया जो है इस देश में पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इस बात को लेकर एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी हाल ही में, उसमें बताया गया कि एक आदमी को अलग अलग डेजिग्नेशन देकर किस तरह से बैठाया जाता है टीवी चैनल्स पे। वो पोल खोल तो हुई है और मीडिया की जो दशा है वो हम सब देख ही रहे। लेकिन सवाल यहाँ अमित शाह जी का हो रहा था, महाराष्ट्र के दौरे का हो रहा था।
मेरा सवाल ये है कि बिहार में इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी 24/7 इलेक्शन वाली पार्टी बताई जाती है। बिहार का इलेक्शन छोड़कर नीतीश कुमार जी बताइए, एक आईएएस को गमला सर पर उसके रखे दे रहे हैं, ये हालत हो गई है वहां पर बिहार में, जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा एनडीए खेमा है उसकी। तो फिर अमित शाह जी को जाना चाहिए बिहार, वहां नीतीश कुमार जी की हालत को देखना चाहिए, वहां व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। निकाय चुनाव जिनकी अभी मतलब सुगबुगाहट ही है, उसको लेकर हालांकि वहां गए हैं, उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, वहां जाकर ऑपरेशन सिंदूर ही कर रहे हैं, तो बिहार जाकर क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार की परिस्थितियां देख लेते। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है आपका हिमांशु जी। एक जो बात मैं शुरू में बताना रह गया था, बीच में आपने कुछ और सवाल पूछ लिया था तो मेरी बात हो नहीं पाई थी, वो ये था कि ये आरएसएस के भी लोगों से मिलना चाहते थे, परंतु ये मिल नहीं पाए क्योंकि ना भैया जी जोशी अभी नागपुर में है, ना मोहन जी भागवत अभी नागपुर में, ठीक है। और जब टॉप ब्रास आपका नागपुर में रहेगा नहीं तो आप मिलोगे किससे, ठीक है। जो भी बातें इनको करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि आरएसएस में बहुत ज्यादा इस बात को लेके क्रोध है, कम से कम नीचे के जो जमीनी स्तर पे जो लोग हैं, कि भाई आपने ये अनकॉल्ड सीजफायर क्यों, ठीक है। तो ये शायद अपना पक्ष आरएसएस के सामने रखना चाहते होंगे। आपको जैसे मालूम है कि संजय जोशी के नाम पे बीजेपी प्रेसिडेंट उनको बनाना चाहिए, इस नाम पे आरएसएस अड़ा हुआ है, ठीक है। और मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो किसी भी तरीके से संजय जोशी को बीजेपी का प्रेसिडेंट बनने नहीं देना चाहते, ओके। तो ये भी एक बहुत बड़ा कांटा है जिसके कारण से आरएसएस चीफ जो है, या जो आरएसएस के जो टॉप ब्रांच पे जो 2-3 लोग हैं, या अमित शाह जी से नहीं मिलते हैं। उनका ये मानना है कि भाई हमको बात करना हो तो हम मोदी जी से बात करेंगे, आपसे क्यों करें। जो जनरली जो नीचे के लोग बताते हैं वो ये है कि भाई मोहन जी भागवत क्यों बात करेंगे अमित शाह से, ठीक है, उनका स्तर ही नहीं है, वो मोदी जी से बात करेंगे। तो ये जो एक बार, और मोदी जी से एक बार आए नागपुर, वो भी हाल फिलहाल में आए 11-11.5 साल के अपने शासनकाल में। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो बिहार ना जाके महाराष्ट्र में अटके हुए हैं, ये कहीं ना कहीं इनके मन में सुगबुगाहट है कि आरएसएस का थोड़ा सा प्यार जो है वो मुझे मिल जाए, थोड़ा सा प्यार मेरे ऊपर भी उमड़े। तो वो उस ओर में अमित शाह जी के एक प्रयास है। जहां तक आप बात कर रहे हैं, हाँ, कृपा दृष्टि, कृपा लेने के लिए गए थे, लेकिन मिल नहीं पाई जी, कृपा मिल नहीं पाई, और कृपा उनके ऊपर में है भी नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है उनसे ही टॉप ब्रास के लोग बात करना पसंद करते हैं, बात करना चाहते हैं, ना कि उनको बीच में कोई चाहिए नहीं। मतलब मोहन जी भागवत अगर टॉप है आरएसएस के, तो वो सरकार के भी टॉप से बात करेंगे, वो क्यों नीचे तीसरे चौथे पांचवें नंबर के आदमी से बात करेंगे, है ना। तो ये एक चीज हुई। दूसरा, आपने बोला बिहार की स्थिति, देखिए बिहार का इलेक्शन जैसा मैंने कल भी आपको बताया था कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड पे आ गया है। इसमें काफी सारी नई नई पार्टीज की एंट्री हो रही है, ठीक है। और ये अब धीरे धीरे हमको नजर आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार जी जो हैं उनको कंप्लीटली सीन से आउट कर दें। उनके दिमागी स्थिति उनकी ठीक नहीं है बोल के, या वो बीमार हैं, या कुछ भी मतलब ऐसा बोल के हो सकता है। क्योंकि जो मुझे पता चला बिहार से कि अंदर से बिहार में भी सुगबुगाहट है। जनता दल यूनाइटेड के टॉप फ्रंट पे काफी सारे लोग बोल रहे थे कि नीतीश जी अपने बेटे को ला दें, वो हट जाएं। काफी सारे लीडर जो हैं वो लल्लन सिंह के पक्ष में बात कर रहे हैं कि भाई आप उनको बिठा दें। तो ये तमाम तरीके के जो है ना दूसरी पंक्ति के जो लीडर्स हैं, इनके नाम आ रहे हैं कि हो सकता है कि बिहार इलेक्शन के पहले नीतीश कुमार बैकआउट करके इनमें से कोई आए। और यदि ऐसा होता है तो आप समझिए कि बीजेपी ने कंप्लीटली जो है जेडीयू को कैप्चर कर दिया। ये ऑलरेडी पार्टी आधी तो हाईजैक हो ही गई है, आधी जो बची खुची है वो भी पूरी तरीके से हाईजैक हो जाएगी। इस देश में दो पार्टियां पके हुए आम की तरह भाजपा की झोली में गिरने के लिए तैयार है। एक आपकी नीतीश कुमार जी की पार्टी, और दूसरी उड़ीसा के अंदर में जो बीजू जनता दल को इन लोगों ने लाचार कर दिया है। आप देखिए एक एक करके धीरे धीरे बहुत सारे प्रभावशाली नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में बीजू जनता दल के जो है वो एंट्री मारेंगे, ऐसी भी मुझे मेरे सोर्सेज द्वारा इंफॉर्मेशन। जी चलिए राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, और अमित शाह जी आखिरकार महाराष्ट्र क्यों जा रहे हैं ये बताने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
हमारे दर्शक इस पूरे विषय को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।